हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस का पार्ट 2 है। इस सीरीज सेट जो मैं स्टार्ट किया हूँ, सीरीज स्टार्ट किया हूँ, उसमें से ये सेकंड पार्ट है हमारा रियल एनालिसिस का 2019 का। तो हम आज डिस्कस करेंगे आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस है 2019 में जो क्वेश्चन आए हुए। फर्स्ट पार्ट में मैंने 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था, पावर कट की वजह से मैंने बाकी क्वेश्चंस अपलोड नहीं हो पाए, तो मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है अब डिस्कस करने वाले हैं हम, आपसे यूसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फंक्शंस, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन से, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड है, मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड है और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बोला फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n लेट f of n x इक्वल टू x की पावर n फॉर x बिलोंग टू 0 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, मींस कौन सा ऑप्शन इनमें से रॉन्ग है। ठीक, पहला है द सीक्वेंस fn इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट fn डिफाइंस अ कंटीन्यूअस फंक्शंस, द सीक्वेंस fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ 0 to हाफ एंड नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का हमारा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले जो हमारा f of nx गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन में, जो f of nx है वो है x की पावर n, और x जो हमारा आ रहा है 0 और 1 के बीच से आ रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 एंड 1 के बीच से। तो सबसे पहले हम fx डिफाइन करते हैं। fx होता क्या है, fx इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शंस, जो ये होता है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट f ऑफ n ऑफ x। तो आप देखोगे जब x की वैल्यू आप 0 रख रहे हो, x की वैल्यू इसमें जब 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। जब x की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 1 की पावर n टेन टू इनफाइनाइट करोगे 1 आएगा। जब x की वैल्यू आप 0 से और x की वैल्यू 1 से छोटी पुट कर रहे हो तो आपका 0 आ रहा है। मतलब जो हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन आ रहा है f ऑफ x, इसी को हम बोलते हैं लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट f ऑफ nx जो अपने पास आ रहा है वो है 0 whenever 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 और x इक्वल टू 1 पे कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि एट x इक्वल टू 1 f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस है। मतलब x बराबर 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मींस लिमिट ऑफ फंक्शंस जो आया fnx का fx जो आया वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। दिस इंप्लाइज, हमें एक रिजल्ट पता होता है जब लिमिट फंक्शन fx डिसकंटिन्यूअस होता है, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ nx इज नॉट यूसी। तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कहाँ नहीं होगा, 0 to 1। ये 0 to 1 में यूसी नहीं होगा। तो आप देखोगे यहां से द सीक्वेंस इज f ऑफ n इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन 0 1, यस 0 से 1 में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, हर एक वैल्यू के लिए पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। दिस इज ए ट्रू ऑप्शन। ठीक, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी f ऑफ nx डिफाइन ए कंटीन्यूअस फंक्शंस। तो आप देख रहे हो जो f ऑफ nx आ रहा है वो कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन हो रहा है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी क्या आ रहा है, डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, और यहाँ क्या बोला है, कंटीन्यूअस बोला है। इसका मतलब यही हमारा फॉल्स होगा, ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। ये हमारा क्या ए नंबर क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है, क्योंकि क्या बोला है द सीक्वेंस fn इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, यस इट इज ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, इसको हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। फिर ये ट्रू है, सेकंड हमारा फॉल्स हो रहा है। अब देखो 0 to 1 में यूसी नहीं है, बट यहाँ पास हमसे चेक करवा रहा है 0 से हाफ में, मतलब हमें ऑप्शन करेक्ट मिल गया। बी ऑप्शन क्या हुआ है इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है fx, बट यहाँ बोल रहा है लिमिट n टेंड टू डिफाइन है कंटिन्यूअस। तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मींस फॉल्स पूछा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। बट हम सी वाले में देखते हैं, सी वाले में आप क्या यूज करो, mn टेस्ट का यूज करो। हमें पता होता है बाय mn टेस्ट से कि हम क्या लेते हैं, सुप्रीमम लेते हैं फंक्शन के ऊपर। मैं पूरा mn टेस्ट लिख नहीं रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक यहां लिख दे रहा हूं। तो mn इक्वल टू क्या होता है, सुप्रीमम x बिलोंग टू d f ऑफ nx माइनस f ऑफ x, ये mn होता है एज ए n टेंड टू इन्फिनिटी। अगर fn हमारा हो 0 की तरफ, mn इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, देन f of nx is uc on d if and only if as n tend to mn tend to 0 as
n टेंडिंग टू इन्फानाइट। अगर हमारा ये जो mn है, ये जो mn है n टेंड टू इन्फानाइट करने पे अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा गिवन डोमेन में। अगर नहीं जा रहा होगा तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं, देखते हैं mn क्या होगा। यहाँ डोमेन की कितना दिया हुआ है, 0 to हाफ। ऑप्शन आपको करेक्ट बी मिल गया है, बट हमें देखना है सी ऑप्शन कैसे करेक्ट है। ठीक, तो यहां से आप देखोगे इस mn में जब पुट करोगे आप mn टेस्ट में, जब mn इक्वल टू जो आपके पास निकल के आएगा, mn इक्वल टू सुप्रीमम ओवर x बिलोंग टू 0 एंड हाफ f ऑफ nx। f ऑफ nx आपके पास x की पावर n है, माइनस f ऑफ x 0 से हाफ के बीच में भी हमने देखा था f ऑफ x जो आ रहा था 0 आ रहा था, 0 से जब x हमारा 0 और 1 के बीच में था, मतलब 1 से छोटा 1 आ रहा था एट x इक्वल टू 1 पे। ये वाला है f ऑफ x, तो क्या आएगा 0। अब इसका सुप्रीमम लो, इस फंक्शन का मतलब सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग टू 0 टू हाफ x की पावर n। आपको पता है ये जो x की पावर n है, x की पावर n जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन दिस डोमेन 0 से हाफ में, क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे f डैश ऑफ x करोगे तो nx की पावर n माइनस 1 आएगा, और x हमारा क्या आ रहा है 0 से हाफ। अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सुप्रीमम कहाँ देगा, सुप्रीमम एट x इक्वल टू हाफ पे देगा। सुप्रीमम वैल्यू इसकी कहाँ आएगी, एट x इक्वल टू 1। तो यहां से हम लिख लेंगे हाफ की पावर n। ये हमारा mn आया। एज n टेंडिंग टू इन्फानाइट मीन्स जैसे हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट m ऑफ n करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट हाफ की पावर n आएगा, और ये किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। हेंस f ऑफ nx इज uc ऑन इंटरवल 0 टू हाफ। मीन्स 0 से हाफ में हमारा क्या होगा, ये f ऑफ n क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। मीन्स सी ऑप्शन भी हमारा क्या है, ट्रू है। डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, मीन्स नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, मीन्स बी ऑप्शन इसका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट का, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, फॉल्स है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। सेकंड में आपको करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। क्या है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस f ऑफ x y z इक्वल अंडर रूट x y z एट द पॉइंट 2 4 2 इन द डायरेक्शन ऑफ -4 -2 एंड 4। ठीक, तो आपको पता होगा यहां से कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के पास हमारे लिए दो फार्मूले हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो क्या होता है, डेल f डॉट वेक्टर a कैप। जिस भी पॉइंट पे बोलेगा तो यहाँ पॉइंट रखना है। a क्या होगा, a है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन बोल रहा है, a कैप मतलब उसका यूनिट वेक्टर लेंगे, हम यूनिट वेक्टर लेंगे जो वेक्टर दिया है। तो डेल मतलब क्या, जैसे आप यहाँ रखोगे i डेल एफ अपॉन डेल x प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल y प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल z एट पॉइंट। कौन सा पॉइंट दिया गया है इसके लिए, इसके लिए पॉइंट है 242, तो 242 डॉट ए कैप। तो ए कैप यहां से निकालोगे आप, तो ए कैप की वैल्यू जो आएगी, अभी ए कैप लिख दे रहा हूं, तो ए कैप यहां पॉइंट दे रहा हूं कोई दूसरा, x1 y1 एंड z1। ठीक, तो ये होता है जब फंक्शन हमारा क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। इफ f इज डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल होगा तो इस फार्मूले का यूज करना है। इस फार्मूले से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ गिवन है f डिफरेंशिएबल है क्योंकि एक्स वाई जेड है, पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है, 3 वेरिएबल है, डिफरेंशिएबल है। तो हमें एक और फार्मूला पता होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता तो हम जानते हैं लिमिट t टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस टी यू वन बी प्लस टी यू टू माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन टी। ये दो वेरिएबल के लिए मैंने लिखा है। ये होता है जब f हमारा डिफरेंशिएबल ना हो, तब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला ये होता है। ठीक, जहां u1 और u2 क्या है, यहाँ पास एट अ पॉइंट ए बी पॉइंट है,
u1 और u2 क्या है, जिस डायरेक्शन में दिया जाएगा वो डायरेक्शन है u1 और u2। ये दो वेरिएबल में, आप इसको तीन वेरिएबल में, क्योंकि x y z यहाँ दिया है तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, तीन वेरिएबल में इसको बना के, जैसे a tu1 b प्लस tu2 प्लस c सॉरी कॉमा c प्लस tu3 माइनस f a b c, इस फॉर्मेट में भी आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लोगे। ज्यादा इजी हमारे लिए ये होगा फिलहाल, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पास हमें जो दिया गया है f ऑफ एक्स वाई जो गिवन है, एक्स वाई जेड जो है वो है रूट एक्स वाई जेड, और a जो दिया है वेक्टर a बना लेता हूँ, वेक्टर a जो है 4i कैप, ये वाला वेक्टर a है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये वेक्टर ये है। और x1 y1 z1 क्या है, एट अ पॉइंट 242, x1 y1 z1 क्या है 2 4 एंड 2, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ रखना है, तो डिफरेंशिएट करोगे डेल ऑफ वन डेल एक्स, यहाँ से निकालेंगे डेल ऑफ वन डेल एक्स, तो आई कैप 1/2 रूट एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर में बचेगा रूट वाई जेड प्लस जे कैप 1/2 रूट वाई, ऊपर में बचेगा एक्स जेड प्लस के कैप 1/2 रूट जेड, और वाई जेड जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स वाई। एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट हमारे पास 2 4 एंड 6 2 4 एंड 2 डॉट, इसका ए कैप जब निकालने जाओगे आप तो ए कैप जो आएगा वो होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक। तो मॉडुलस इसका लोगे तो मॉडुलस इसका लेने जाओगे 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 36, तो मतलब इसका मॉडुलस जो आ जाएगा -4i माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में 6, ठीक। तो अब क्या करो, 2 4 2 की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो आई कैप डॉट है यहाँ ना, ध्यान रखना डॉट, 1/2 रूट एक्स, एक्स वैल्यू यहाँ क्या है 2, तो 2 रूट 2 रूट वाई जेड, वाई ये है जेड ये है, तो आ जाएगा रूट 8 प्लस जे कैप 1/2 रूट वाई, वाई की वैल्यू 2 है तो 2 रूट की जगह 4 आ जाएगा, और एक्स जेड करेंगे तो एक्स एंड जेड, एक्स की वैल्यू अपने पास 2 है, जेड की वैल्यू 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा रूट 4, ठीक, प्लस के कैप 1/2 रूट जेड, तो 1/2 रूट 2 एक्स वाई मीन्स रूट 8 डॉट माइनस 4i कैप अपॉन 6 माइनस 2j कैप अपॉन 6 प्लस k कैप 4k कैप अपॉन 6, ठीक। अब क्या करना है, ये और ये कट आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, रूट 4 से रूट 4 कट जाएगा, ये से ये कट गया, अपने पास आया आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस के कैप, इधर से आया डॉट -4i कैप अपॉन 6 माइनस 2j कैप अपॉन 6 प्लस 4k कैप अपॉन 6, तो आई डॉट आई जे डॉट जे, तो आई डॉट आई करोगे तो यहाँ से आएगा -4/6 माइनस 1/2 इंटू 2/6 प्लस 4/6, प्लस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर अपने पास कितना आया -1/6, ये हमारा करेक्ट होगा। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें माइनस नहीं है, इनकरेक्ट, 1/6 भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए ऑप्शन था हमारा, इसमें क्या है माइनस है, तो ए ऑप्शन इसका क्या आएगा करेक्ट आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। सेकंड वाले का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा। अगर थोड़ा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी, तो पहले जब क्वेश्चन लिखा था उसको जाके देख लेना, तो ऑप्शन ए में -1/6 है, ये करेक्ट होगा, ठीक। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन था। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोला, मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड है, कॉम्पैक्ट सेट। तो हमें आर में पता होता है अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट बाय इम्प्लाइज करता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक। तो हम क्या करते हैं, मीट्रिक स्पेस यहाँ मेंशन किया नहीं, एक्सडी को एक मीट्रिक स्पेस बोला है, तो मैं यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर लेके चलता हूँ, तो हमें क्या पता होता है, सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता होता है आर में, इन आर में क्या होता है कॉम्पैक्ट बाय इम्प्लाइज क्लोज्ड प्लस बाउंडेड,
क्लोज प्लस बाउंडेड सेट को क्या बोला जाता है, कॉम्पैक्ट बोला जाता है। बाय इंप्लाइज, तो ये देख रहे हो ए इंप्लाइज सी बोल रहा है बट सी डज नॉट इंप्लाइज, बी भी इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट, मींस इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब y इज कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ xd, तो y इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, y को क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना पड़ेगा तब कॉम्पैक्ट होगा, y कॉम्पैक्ट है तो क्लोज एंड बाउंडेड होगा। तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। विजुअल मीट्रिक स्पेस में देख रहा हूं, यहाँ आर लिया हूं, विजुअल मीट्रिक स्पेस जो हमारा स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ आएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़े हो ना तो डायरेक्ट बन जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ए आपका बोल रहा है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट टू ए लिमिट। ठीक, बोल रहा है एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर कन्वर्जेस टू लिमिट टू अ लिमिट। बी है a bounded sequence in R has a convergent sequence subsequence, a bounded sequence in R has a convergent subsequence, has convergent subsequence। C है a monotonic increasing sequence in R which is bounded, a monotonic increasing sequence in R which is bounded above, which is bounded above converges to least upper bound, converges to least upper bound। डी है नन ऑफ दिस। ठीक, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ जो है इसका, ये तो आप अगर डायरेक्ट बुक पढ़े होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कौन सा वाला फॉल्स है, मतलब इसे फॉल्स है भी कि नहीं है। आप एक बार इसको स्टेटमेंट पढ़ो। सपोज f of R to R is a uniformly continuous, is a uniformly continuous function and xn is a Cauchy sequence, xn is a Cauchy sequence in R, which of the following is true, which of the following is true। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है ए f of xn is Cauchy sequence in R, बी ऑप्शन है f of xn need not be Cauchy sequence, f of xn need not be Cauchy sequence in R। सी ऑप्शन है f of xn is not convergent, is not convergent sequence, और डी है नन ऑफ दिस। ठीक, 6 क्वेश्चन है अपना।
सिक्स आपका वही है हमारा, जैसे मैंने अमेन टेस्ट का स्टेटमेंट लिखा वही है हमारा सिक्स क्वेश्चन, मतलब इसका जो सिक्स होने वाला है वही होने वाला है, मीन्स अमेन टेस्ट का डायरेक्ट स्टेटमेंट था। ठीक, तो मैं ये सिक्स क्वेश्चन में वही है, स्टेटमेंट ऑफ अमेन टेस्ट, अमेन टेस्ट का स्टेटमेंट है। तो आप इसको देखोगे और इसको क्या कर रखोगे, याद रखना है, और इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन में यही था सिक्स वाले को, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बस टाइम बस वेस्ट होगा, बाद में वही बताना है कि एमएन टेस्ट का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, तो आप एमएन टेस्ट का स्टेटमेंट लिखना, मैं क्वेश्चन रीड आउट कर दे रहा हूँ। सपोज एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन, कोई भी सबसेट दिया, ई सबसेट ऑफ आर, सपोज लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स, लिमिट ऑफ फंक्शन जो मैंने बात किया था। देन एम एन को डिफाइन किया, तो बोल रहा है एफ इज यूनिफॉर्म इफ एंड ओनली इफ एम एन टेंड टू जीरो एज एन टेंड टू इनफाइनाइट। तो इसमें आप देखोगे क्वेश्चन में, तो लिमिट फंक्शंस की बात किया है, तो इफ एंड इफ वाला, इफ एंड ओनली इफ वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बाकी इनकरेक्ट होंगे। आप तो इसका स्टेटमेंट देखना, उसको ध्यान रखना बस। ठीक, बाकी इसमें कुछ लिखने के लिए है नहीं। और तो फिर इसके बाद मैं एक एक करके बात करता हूँ। तो सिक्स में मैं दूसरा क्वेश्चन तब तक लिख दे रहा हूँ, ये सिक्स रहेगा, इसको आप लर्न रखना, एमएन टेस्ट का स्टेटमेंट है। तो मैं सेवन नंबर वाले में आता हूँ। सेवन जो है हमारा, वो बोल रहा है कि टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, ठीक, और ए दिया है अपने पास, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज लिमिट पॉइंट, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैव लिमिट पॉइंट। बी है बाउंडनेस इज नॉट नेसेसरी, बाउंडनेस इज नॉट necessary in order for a infinite set, in order for an infinite set to have limit point, to have limit point। आपके पास दो स्टेटमेंट है, दोनों में से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक, और ऑप्शंस जो दिए गए हैं आपके पास, चूज द करेक्ट आंसर, मैं यहां लिख दे रहा हूं। अगर आपको आ रहे होंगे तो क्वेश्चन करो, स्टेटमेंट है डायरेक्ट, इस वाले को बस छोड़ के बाकी ये भी स्टेटमेंट ही है। अगर आपको रिजल्ट याद होंगे तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये तीनों रिजल्ट बेस्ड ही क्वेश्चन है। मैक्सिमम रियल एनालिसिस जो आई है, सॉरी, मैक्सिमम जो रियल एनालिसिस आई है आपकी, वो रिजल्ट बेस्ड ही आई हुई है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। और वैसे भी सेट के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होगा, उतना ज्यादा कैलकुलेशन प्योर में होता नहीं है, अप्लाइड में होता है, प्योर में उतना कैलकुलेशन होता नहीं। तो लिखा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी करेक्ट, बी है बोथ ए एंड बी इनकरेक्ट, सी है ए करेक्ट बी इनकरेक्ट, डी हमारा है ए इनकरेक्ट बट बी करेक्ट। तो ये अपने पास दिया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप ये बताओ कि ये किसका स्टेटमेंट है, तो अगर आप बुक को पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ये किसका स्टेटमेंट है, कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक, याद है, तो इसको हम बोलते हैं वोल्जानोव-रिस्टाक्स प्रॉपर्टी, BWP। वोल्जानोव-रिस्टाक्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है, BWP, वोल्जानोव-रिस्टाक्स प्रॉपर्टी। इसमें ये बोला जाता है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। क्या बोला जाता है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज a limit
पॉइंट, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। ये होती है प्रॉपर्टी बाउंडनेस इज नॉट नेसेसरी, बाउंडनेस इज नॉट नेसेसरी, मतलब बाउंडनेस इसके लिए जरूरी नहीं है। तो आप देखोगे, अभी दिखाता हूं मैं, इनफाइनाइट नेसेसरी है, सेट का इनफाइनाइट होना जरूरी है लिमिट पॉइंट रखने के लिए, बट बाउंडेड नेसेसरी नहीं है। ठीक, तो यहां यही बोला गया है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैव लिमिट पॉइंट, यस इट इज राइट। बाउंडनेस इज नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर फॉर अ इनफाइनाइट सेट। ठीक, मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, करेक्ट हैं, मीन्स बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। अब बाउंडनेस जरूरी क्यों नहीं है, तो आपको पता है अगर किसी भी सेट में कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वह उसका लिमिट पॉइंट होता है। जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं 1 2 1/2 3 1/3 4 1/4 5 1/5 अप टू सो ऑन। ठीक, तो आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 ये नंबर क्या हो रहे हैं, बार बार आगे जा रहा है, तो ये बाउंडेड नहीं होगा सेट, नॉट बाउंडेड। इनफाइनाइट है, इसके पास लिमिट पॉइंट क्या होगा, क्योंकि आप यहां से देख रहे हो कि 1/2 1/3 1/4 1/5 डैश डैश 1/n टाइप के नंबर आए हैं। ये किधर जा रहा है, टेंड कर रहा है, 1/n किधर टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ। इसका मतलब इसके पास लिमिट पॉइंट है, तो मीन्स बाउंडनेस इज नॉट नेसेसरी। इनफाइनाइट होना जरूरी है किसी भी सेट के पास लिमिट पॉइंट होने के लिए। ये हमारा डायरेक्ट बोल्जानोव-रिस्टार्स प्रॉपर्टी थी। अगर आप बुक कोई भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक होगी, अगर आप उसको ओपन करोगे तो उसमें आपको डायरेक्ट चीजें लिखी होंगी बोल्जानोव-रिस्टार्स प्रॉपर्टी, और बोलेगा बाउंडनेस इज नॉट नेसेसरी, मतलब इसके लिए इनफाइनाइट होना जरूरी है, बाउंडेड होना नेसेसरी नहीं है, मीन्स आवश्यक नहीं है, होगा तो भी लिमिट पॉइंट होगा, ठीक, बट नेसेसरी नहीं है। ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाला भी डायरेक्ट हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं बताना है, फॉल्स बताना है। ठीक, तो यहां बोला एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर कन्वर्जेस टू लिमिट। अगर कोई भी कॉची सीक्वेंस है आर में तो कन्वर्ज करेगी, कॉची इंप्लाइज कन्वर्जेंट होता है। आर में हम क्या पढ़ते हैं, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट थ्योरम है। ठीक, अगर कोई भी सीक्वेंस आर में है तो कॉची है तो कन्वर्जेंट होगी। ठीक, आर में हम क्या पढ़ते हैं, कॉची इंप्लाइज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इंप्लाइज कॉची, रियल लाइन। अ बाउंडेड सेट आर हैज ए कन्वर्जेंट सेट सीक्वेंस सब सीक्वेंस, दोनों करेक्ट होंगे, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। ए और बी ट्रू है हमारे पास, क्योंकि अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी। फॉर एग्जांपल के लिए बाउंडेड सीक्वेंस प्रूफ करना है, बट मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एग्जांपल से आप प्रूफ नहीं कर सकते, बट मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट हो गई तो उसकी एक सब सीक्वेंस मिलेगी कन्वर्जेंट होगी। मतलब अगर आपके पास कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसका नेचर कैसे होगा, कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। ठीक, मतलब कन्वर्जेंट होगी या नॉट कन्वर्जेंट होगी, मीन्स आप बोल सकते हो कि जैसे -1 की पावर n सीक्वेंस हो गई, ये बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है, नॉट यूनिक लिमिट, इसके पास यूनिट लिमिट नहीं है। अगर कन्वर्जेंट हुई तो खुद सीक्वेंस ही एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो मिल ही जाएगी ना। जैसे मान लो मैंने एक सीक्वेंस लिया un 1/n, ये क्या है, कन्वर्जेंट है, तो ये खुद एक सब सीक्वेंस बनेगी ना, खुद सीक्वेंस ये इटसेल्फ सब सीक्वेंस बन जाएगी, ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। बाय द वे मान लो कन्वर्जेंट नहीं, जैसे इस टाइप की सीक्वेंस है बट बाउंडेड है, तो -1 की पावर n को जब आप ओपन करोगे तो -1 1 1 तो आपके पास देख रहे हो इवन की सीक्वेंस मिल रही है, एक ऑड की मिल रही है। इवन वाली भी 1 पे कन्वर्ज कर रही है, ऑड वाली -1 पे कन्वर्ज कर रही है। इसकी सब सीक्वेंसेस जो मिलेंगी इवन और ऑड की, इसका मतलब है जो बाउंडेड सीक्वेंस होगी वो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। ध्यान रखने वाली बात है
सीक्वेंस को क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड होना है, बाउंडेड जरूरी है। अगर बाउंडेड नहीं होगा तो उसके पास हो सकता है कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ना मिले। जैसे n ले लो, un की वैल्यू n ले लो, ये क्या है 1 2 3 4 डैश कन्वर्ट, बाउंडेड नहीं है। तब इसके पास आप एक सबसीक्वेंस ढूंढ के दिखाओ इसके पास जो कन्वर्जेंट हो, नहीं मिल रही है, तो बाउंडेड होना जरूरी है। अगर बाउंडेड है तो उसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगी। सी पे आओ। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ध्यान रखना सीक्वेंस हमारी कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक, सीक्वेंस कैसी है, एक सीक्वेंस होगी जैसे मान लो u1 है, u2 है, u3 है, अप टू डैश डैश ऐसे टाइप का। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि un+1 का जो टर्म आ रहा है ना, un से ग्रेटर देन है फॉर एवरी n से। un जो सीक्वेंस है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक, विच इज बाउंडेड अबव, वो क्या है, किसी बाउंडेड अबव है, यहां से बाउंडेड है। कन्वर्जेस टू लीस्ट अपर बाउंड, तो क्या करेगी, अपने लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। ये भी राइट स्टेटमेंट है, ऑब्वियस है। अगर डिक्रीजिंग होती तो किस पे कन्वर्ट करती, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करती। यहां पास क्या बोला जाए, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोल दे और विच इज बाउंडेड बिलो बोल दे, यहाँ अबव की जगह क्या बोले, बिलो। कन्वर्जेस टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये हमारा LUB दिया है लीस्ट अपर बाउंड, उसमें क्या होगा GLB होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मींस पहले दूसरे तीसरे स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब नॉन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी सारे क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है। तो ये डायरेक्ट हमारा ये क्या दिया हुआ था, स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखना, अगर कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, तो कहाँ जाके कन्वर्ज करेगी, लिस्ट अपर बाउंड पे, मतलब LUB पे। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है R में और बाउंडेड बिलो है, तो कन्वर्ज करेगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस होंगी। और एवरी कॉची सीक्वेंस इन R कन्वर्जेस टू अ लिमिट, R में अगर कोई कॉची सीक्वेंस है तो कॉची इंप्लाइज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक, ये हमारा था क्वेश्चन। फिफ्थ वाले में आते हैं। फिफ्थ के लिए मैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट से रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट बता देता हूं, कुछ रिजल्ट है। कुछ रिजल्ट हैं यूसी से रिलेटेड, तो आप इसको नोट डाउन करना। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस से रिलेटेड पहला हमारा है, लेट f एक फंक्शन है, क्लोज इंटरवल AB टू R इज बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इंप्लाइज f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्लोज्ड होगा प्लस बाउंडेड है, इसका मतलब क्या होने वाला है, कॉम्पैक्ट होने वाला है। और कॉम्पैक्ट सेट पर कोई भी अगर फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट से यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, सॉरी कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाता है, यूसी हो जाता है। फर्स्ट रिजल्ट माल ध्यान रखना, अगर कोई भी सेट कॉम्पैक्ट सेट पर डिफाइन है, कोई भी फंक्शन और कंटिन्यूअस है, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, पहला रिजल्ट। सेकेंड हमारा है, सेकेंड है यूसी मीन्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन मैप्स कॉची सीक्वेंस टू कॉची सीक्वेंस, मीन्स शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है कॉची सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस में मैप करता है। तीसरा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन मैप्स बाउंडेड सेट टू बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट पे मैप करता है। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर f ऑफ d से R में xn कॉची है इन d, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ xn जो होगा कॉची होगा। xn कॉची है तो f ऑफ xn भी क्या होगा, कॉची होगा। ठीक, फोर्थ रिजल्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, f ऑफ AB टू R, AB हमारा फाइनाइट लेंथ का इंटरवल होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो f इज यूसी होगा इफ एंड ओनली इफ
लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे और लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे, और इनका एग्जिस्टेंस कैसा होना चाहिए, फाइनाइटली। यहाँ फाइनाइट लिख दे रहा हूं, ठीक। अगर ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, जो इंटरवल दिया जाएगा ए पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है और बी जो दूसरा पॉइंट है उस पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, तो क्या होगा, यूसी होगा। इफ एंड ओनली इफ है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूसी होगा, यूसी है तो एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी फाइनाइट इंटरवल दिया है तो, ठीक। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नॉट यूसी, ठीक। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नॉट यूसी, कंट्रा पॉजिटिव। ये हमारे कुछ स्टेटमेंट है। तो आप देखोगे सपोज एफ ऑफ आर टू आर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, आर से आर में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिया गया है। एक्शन इज ए कॉसी इन आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा वाला हमारा करेक्ट होगा। तो आप देखोगे अभी मैंने लिखा अगर एक्शन कॉसी है तो एफ ऑफ एक्शन भी कॉसी होगा, तो एफ ऑफ एक्शन कॉसी हो जाएगा, दिस इज करेक्ट। थर्ड बोला, सेकंड बोला एफ ऑफ एक्शन नीड नॉट बी कॉसी, गलत, क्योंकि हमने पता है कॉसी को कॉसी पे मैप करता है, अंडर है यूसी, यूसी ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्शन इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉसी इंप्लाइज कन्वर्जेंट, नन ऑफ दीज। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। तो इन स्टेटमेंट को आप कुछ याद रखो, यूसी से रिलेटेड है बहुत सारे, लेकिन बट आप कुछ स्टेटमेंट को याद रखो, क्योंकि यूसी से रिलेटेड आपके 2019 में क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में 2-3 क्वेश्चन है, आपको कुछ ये प्रॉब्लम कर सकता है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में प्रॉब्लम कर सकते हैं। क्योंकि आप क्या होता है कि सॉल्व जब हम बीएससी एमएससी करते रहते हैं या आप प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से तो अच्छी बात है, आपको रिजल्ट याद है। बट आप बीएससी एमएससी भी कर रहे हो या एमएससी में हो, आप एग्जाम दिलाना चाह रहे हो या फिर आप ड्रॉप कर चुके हो, आप कहीं आप जॉब वॉब कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट क्या होता है उतना याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। तो आप इसको विदाउट रिजल्ट फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। इसलिए कुछ कुछ रिजल्ट आप अपने दिमाग में क्या करो, रखो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, 7 नंबर 8 नंबर आएगा। ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर का, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स एंड वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0, 0 गिवन है, एक्स एंड वाई इक्वल टू 0,0, देन एट 0,0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, देन एट 0,0 which of the following statement is करेक्ट, बोला 0,0 पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। ठीक, फर्स्ट है ए नंबर मीन्स एफ इज कंटिन्यूअस, सीटीएस मीन्स कंटिन्यूअस है ना, ध्यान रखना। बी बोल रहा है पार्शियल डेरिवेटिव एफ डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक। सी जो है बोथ ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड एफ इज कंटिन्यूअस, बोथ ऑफ partial derivative exist and f is continuous, and f is continuous. D है both the partial derivative exist but f not continuous, both of the partial derivative exist but
एफ इज नॉट कंटिन्यूस, एफ कंटिन्यूस नहीं है बट पार्शियल डेरिवेटिव उनका एग्जिस्ट कर रहा है, ये है। नेक्स्ट जो है वो है आपका सपोज एफ इज ए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल फंक्शन। सपोज एफ इज continuous and differentiable on the interval -7 0 if f of -7 equal to -3 and f dash of x less than equal to 2 for all x belonging to -7 and 0 closed है। then what the largest possible value of f0, then what the largest possible value of f0, f0 की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर f0। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है 9, ए है 9, बी है हमारा 11, सी है 15 और डी है हमारा 21। ये हमारे क्वेश्चन है। तो आप ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से रिलेटेड है, 8 नंबर का, 9 नंबर का आप बेसिक है, इसको आप इजीली कर सकते हो। ठीक, अगर आपसे हो पा रहा है तो ट्राई करो तब तक। और एक और था द पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज द पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinite 1 upon n की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ। ऑप्शन दिया है अपने पास। ये क्वेश्चन हालांकि रॉन्ग था क्योंकि ऑप्शन इसमें रॉन्ग दिया था। p इक्वल टू 1, b p इज ग्रेटर देन 1, c p इज लेस देन 1, d p इज इक्वल टू 0। ये तो आपको पता होगा कि अब क्वेश्चन करेंगे इस वाले में द पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज समेशन 1 अपॉन n की पावर p इज कन्वर्जेंट। हमें पता है बात पी टेस्ट है, ये पी टेस्ट से हमें पता होता है समेशन 1 अपॉन n की पावर p इज कन्वर्जेंट होता है इफ एंड ओनली इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज अगर p की वैल्यू 1 से छोटी है p इज ग्रेटर देन 1 होती है, और अगर p इक्वल लेस देन 1 है, p इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाती है। ये हमारा p टेस्ट होता है। तो इसमें से आप देख रहे हो, हाँ ठीक, यही दिया था ऑप्शन में। एक मिनट, क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तब तक आप देखो क्वेश्चन क्या था। हाँ ठीक है, तो इसमें तो p इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगी, p इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होगी, p इज लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होगी। तो पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज है ना, तो यहाँ से क्या होगा, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। बाय पी टेस्ट है हमारा, पी टेस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब बाकी क्वेश्चंस को आप देखो एक एक करके। ठीक है,
अब आता है ये वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, देन इसके बाद 8 वाले को देखते हैं। सपोज f इज ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल -7 0 if f of -7 equal to -3 and f dash of x equal to less than equal to 2 for all x then what by largest possible। बोला है आपका लार्जेस्ट पॉसिबल मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या होने वाली, संभव, पॉसिबल बोला है। तो हम क्या करते हैं, f डैश ऑफ x को ना इक्वल टू 2 ही ले लेता हूँ। तो यहाँ से जब एफ एक्स निकालूंगा तो बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि इन दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन जब दोनों साइड करूंगा एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 2x प्लस c आएगा। और हमें पता है एफ ऑफ -7 इक्वल टू कितना दिया है, -3। एफ ऑफ -7 इक्वल टू 2 इंटू -7 प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट देंगे इसको। तो एफ ऑफ -7 की वैल्यू कितनी है, यहाँ -3 है, -14 प्लस सी, 14 को उधर लेके आओ, सी इक्वल टू 14 -3 इक्वल टू 11। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ गई। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स आएगा, नाउ एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो आ जाएगा 2x प्लस 11। हमसे पूछा था लार्ज एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, तो नाउ एफ ऑफ जीरो कितना आएगा अपने पास, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू जीरो प्लस 11। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। दिस इज ए लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर एफ ऑफ जीरो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका बी होगा, क्योंकि 11 गिवन है हमारे पास, बाकी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप वहीं से जो दिया है इसको मैक्सिमम वैल्यू 2, तो बाकी तो एफ डैश एक्स जीरो छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्या लिया है, 2 लिया। और यहाँ से जितने भी एक्स आ रहे थे उनकी वैल्यू कहाँ से थी, -7 से 0। ठीक, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, 11 आई। ये हमारा 9 था, 10 था, 9 10 दोनों हो गए। अब इसके बाद आता है हाँ, ये रॉन्ग इसलिए था ये वाला क्वेश्चन, मैं बताया नहीं, क्योंकि p इक्वल टू 0 दिया है। अगर p की वैल्यू 0 ले लोगे, p की वैल्यू जब 0 ले लोगे, ये इस क्वेश्चन क्या था, रॉन्ग था ना, पेपर में जब आया था आंसर शीट इसको रॉन्ग बताएगा। p की वैल्यू जब 0 ले लोगे तो 1/n की पावर 0 होगा, किसी भी पावर 0, ये 1 ही आएगा। 1 को इनफाइनाइट टाइम आपको ऐड करना है। तो स्टेटमेंट ध्यान रखना, p इज ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ क्या करते हैं, p इज नॉट इक्वल टू 1 था या कुछ ऐसे था ऑप्शन, बट ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी आप ध्यान मत देना कि इफ एंड ओनली इफ में क्या आएगा, p इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट आएगी, बाकी के लिए क्या आने वाली है, डाइवर्जेंट आने वाली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हमारा 8 वाला। इसको भी हटा देता हूं। 8 में हमारा कंटिन्यूटी की बात किया है, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला लिखता हूं। अगर पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है, इसी को एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एट जो भी पूछे, मान लो यहाँ 0 0 है तो 0 0 लिखता हूँ, क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड 0, ए बी लिख लेता हूँ पहले, फिर 0 0 लिखूंगा, जनरलाइज फॉर्म, लिमिट एफ ऑफ ए 0 पे दिया था ना, एफ ऑफ ए प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच। ठीक, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही आप डेल एफ अपॉन डेल वाई के लिए लिख सकते हो। अच्छा, कौन से पॉइंट पे बी था ना, जनरलाइज फॉर्म, इसमें बी आएगा, बी लिख लेते हैं। ऐसे डेल एफ अपॉन डेल वाई लिखोगे तो एफ ऑफ वाई एट ए बी क्या आएगा, लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के। ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, एफ एक्स एंड एफ वाई। तो ये हमारा हुआ। अब इसके बाद आपका क्या निकालना था, इसमें से निकालना क्या है, हाँ, अब आपको इसमें से निकालना था कंटिन्यूटी, देखना है कंटिन्यूअस।
ठीक, तो कंटिन्यूअस के लिए हमें पता है जब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हमें पाथ डिपेंडेंट देखना पड़ता है। अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है कोई भी या थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। अगर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। फॉर कंटिन्यूअस एट 0 0 हम क्या करते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई चेक करते हैं एट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0। अगर ये 0 आई तो क्या होगा, एफ इज कंटिन्यूअस होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। एक्स की जगह क्या रखते हैं, आर कॉस थीटा, वाई की जगह क्या रखते हैं, आर साइन थीटा। ठीक, तो और क्या करते हैं, लिमिट आर टेंडिंग टू 0, आर कॉस थीटा रखोगे वहां तो आर साइन थीटा एक्स की जगह आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी आपकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आएगा तो आप हमेशा पोलर फॉर्म से चेक करो, आपको इजी बनेगा। या फिर आप पाथ ले सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स भी पुट कर सकते हो, ये पाथ को आप सेलेक्ट कर सकते हो y इक्वल टू एम एक्स। अगर m पे डिपेंड कर गया, डिपेंड कर जाए अपॉन m तो f इज नॉट कंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि जैसे जैसे m की वैल्यू बदलते जाओगे हमारा वैल्यू इसकी क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। तो हमारा हर एक पाथ से, जितने भी पाथ आप ले रहे हो, अगर हर एक पाथ से सेम वैल्यू आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो कंटिन्यूटी देखते हैं हम कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर हर एक पाथ से, जिस भी पाथ से जा रहे हो, हर एक पाथ से वैल्यू अलग अलग आ रही है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे। तो हम पोलर फॉर्म से लेके चल रहे हैं, तो यहां से आप देखोगे ऊपर में आ जाएगा लिमिट आर टेंडिंग 0, आर स्क्वायर, नीचे से भी आर स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, नीचे से आर स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ से आंसर क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किस पे डिपेंड कर गया, डिपेंड्स ऑन थीटा। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड करे, हम थीटा बदलेंगे, हर एक थीटा से वैल्यू क्या होती है, बदलती चली जाएगी। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसमें 0 आना चाहिए और ये फंक्शन हमारा क्या थीटा पे डिपेंड कर गई इसकी लिमिट। तो एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, फर्स्ट बोला है कंटिन्यूअस, इनकरेक्ट। पार्शियल डेरिवेटिव एफ डू नॉट एग्जिस्ट, बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस, तो सी भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक, अब बस हमारा डिपेंड करता है पार्शियल डेरिवेटिव पे। ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला है। ठीक, अब इन्हीं को हमें अप्लाई करना है। यहाँ ए बी की बजाय यहाँ ए और बी की जगह क्या दिया है, 0 0 दिया है। तो ए और बी की जगह हम क्या लिखते हैं, 0 0 लिखते हैं। देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया तो हमारा क्या होगा, बी इनकरेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स एट 0 0 निकालते हैं, क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच। तो एफ ऑफ 0 0 पे वैल्यू कितनी दी गई है, 0 ही है। अब यहाँ क्या करो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच 0 एच इंटू 0 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और बगल में नीचे में क्या है, एच है। ऊपर में 0 आ गया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि ऊपर में 0 का मल्टीप्लाई है। सिमिलरली एफ ऑफ वाई एट 0 0 हम फाइंड आउट करेंगे तो सेम काम होगा, के टेंडिंग 0 एफ ऑफ 0 के माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन के आएगा। फिर से अब y की जगह, अब की बार x की जगह 0 है, इस x की जगह 0 रखोगे, यहाँ के रखोगे तो फिर से 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इक्वल, मीन्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल एफ फॉर डेल वाई एंड एग्जिस्ट, यहाँ लिख सकते हो एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0। दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसमें बोला है पार्शियल डेरिवेटिव एफ डू नॉट एग्जिस्ट, इनकरेक्ट, ऑप्शन करेक्ट, बोथ ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट बट एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, आप यहाँ से भी देख रहे हो। तो मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। तो ठीक, अब आपके एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं। एक
और एक मीट्रिक स्पेस से। दो क्वेश्चंस हमारे हैं, दोनों को लिखता हूं, लास्ट रहेंगे ये। इसके बाद 19 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, को हमने डिस्कस कर लिया है। और अप्लाइड बचेगी, अप्लाइड पोर्शन, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे, देन पूरे क्लियर हो जाएंगे सेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप D of R cross R to R defined by A अपना दिया है dx, y इक्वल टू रूट x माइनस वाई, B है dx, y इक्वल टू x की पावर n, नहीं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, C है d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x माइनस वाई। For x and y belong to R, for x and y belong to R, is R metric space, is R metric space in R, on R. First A B only, फर्स्ट ऑप्शन है B ओनली, सेकेंड है C ओनली, थर्ड है A एंड C ओनली, और D हमारा है A B C, ठीक, ओनली O B C। ये है 11। लास्ट क्वेश्चन है 12। हाँ, which one of the following is true, which one of the following is true, कौन सा हमारा क्या है, ट्रू है। ए ऑप्शन है if f of -1 to 1 is R continuous and bounded, then f is uniformly continuous. If f of -1 to 1 to R is uniformly continuous, then f is bounded, C है f of 0 to 1, if f of 0 to 1 R is differentiable, then f is uniformly continuous, D ऑप्शन है if f of -1 to 1 R is uniformly continuous, then f is differentiable, ये लास्ट क्वेश्चन है। कुछ जो क्वेश्चन रहेंगे बाकी और देखेंगे। अब क्या करो आप, सबसे पहले तो मीट्रिक स्पेस दिया है, मीट्रिक स्पेस की सबसे पहले आपको तो डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर आप डेफिनेशन जानते हो थोड़ा बहुत तो पता होगा कि कैसे करना है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो डी ऑफ जैसे दिया है आर क्रॉस आर, तो एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स इज सेड टू बी मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी मीट्रिक की होती है हमारी कि जो हमारा डिस्टेंस है उसको सेटिस्फाई करे, सेट टू मीट्रिक स्पेस सेटिस्फाई, कुछ प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। मीट्रिक इफ सेटिस्फाई, ठीक। फर्स्ट हमारा क्या होगा कि डी ऑफ एक्स वाई हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब जो डी एक्स वाई हमेशा किससे बड़ा हो, 0 से
बड़ा हो। सेकेंड क्या हो, सेकेंड डी एक्स वाई इक्वल टू अगर जीरो हो रहा हो, इफ एंड ओनली इफ कब हो, एक्स और वाई दोनों क्या हो, इक्वल हो, तब डी एक्स वाई क्या हो, जीरो हो फॉर एवरी एक्स एंड वाई। ठीक। थर्ड क्या होता है मेट्रिक की प्रॉपर्टी, अब हमारा हो गया सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी मीन्स डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी वाई एक्स फॉर एवरी एक्स एंड वाई, इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। ठीक। फोर्थ हमारा आता है ट्रायंगल इनइक्वलिटी, मीन्स ट्रायंगल इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कैसी ट्रायंगल इनइक्वलिटी, डी एक्स वाई हमेशा डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड फॉर एवरी एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू एक्स। ठीक। ये हमारे चार प्रॉपर्टी अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलते हैं वो मीट्रिक है ऑन एक्स। अब यहां से तो आपको पास दिया है तो एक और रिजल्ट आप इस पे नोट डाउन कर लो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है डी एक्स वाई, एक्स वाई ये मीट्रिक, मीट्रिक होती है, मीट्रिक स्पेस बनाती है। एक्स इससे डायरेक्ट करता हूं, एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन इज मीट्रिक स्पेस इफ एन इज ऑड। ये मीट्रिक स्पेस बनाएगी जब ऑड होगा, नॉट मीट्रिक इफ एन इज इवन। अगर एन की वैल्यू इवन हो जाएगी तो मीट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक। एक्स की पावर एन है, वाई की पावर एन है, और ये तो हमारा स्टैंडर्ड मीट्रिक स्पेस है रूट ऑफ एक्स माइनस वाई। ये वाला हमारा एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वाई मॉड की पावर हाफ, ये मीट्रिक है, आप इसमें वेरीफाई कर सकते हो, स्टैंडर्ड है। ये भी स्टैंडर्ड होती है डी एक्स वाई अगर मीट्रिक है, एक्स माइनस वाई मीट्रिक है तो वन प्लस डी अपॉन डी, नहीं डी अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई भी क्या होती है, मीट्रिक स्पेस होती है, इज मीट्रिक। ठीक। तो कुछ रिजल्ट हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एन हमारा इवन हो गया तो मीट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा। तो ये हमारा इवन है, 2 है, एन बराबर 2 इवन, ये मीट्रिक नहीं होगा। तो बी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट, नॉट अ मीट्रिक, तो ओनली बी बोला है, ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट। इसमें सी बोला है, सी और ए दोनों करेक्ट हैं, तो ए एंड सी करेक्ट होगा, बाकी क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। ए हमारा मीट्रिक बनाएगा, सी हमारा मीट्रिक बनाएगा। तो आप ध्यान रखना, अगर एक्स की पावर एन वाई की पावर एन मीट्रिक तभी होता है जब एन हमारा ऑड हो, मतलब एन की वैल्यू 1 लोगे तो एक्स माइनस वाई आएगा तो मीट्रिक बनाएगा। अगर एक्स माइनस वाई मीन्स डी मीट्रिक है तो 1 प्लस डी अपॉन डी भी मीट्रिक होगा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं मीट्रिक स्पेस से, ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप इसको वेरीफाई करोगे, इसमें वाला इसको देखोगे मीट्रिक क्यों नहीं है, तो आप यहां से कौन सी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना चाहोगे, x इक्वल टू वाई, तो ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करके देखो। ठीक। डी एक्स वाई बराबर 0 करना है, जैसे देखो मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं ये वाले को, तो आप क्या करो, x इक्वल टू -1 ले लो, y इक्वल टू 1 ले लो, देखोगे यहां से डी एक्स वाई क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो 1 - 1 0 आएगा, बट x इज नॉट इक्वल टू y, सो दिस इज अ नॉट मीट्रिक बिकॉज नॉट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। ये वाला हमारा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बाकी सारे सेटिस्फाई करेंगे तो मैट्रिक होंगे। ये हमारा मैट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे हमारा जो है यूसी से रिलेटेड है, मैंने कुछ रिजल्ट लिखा है यूसी से रिलेटेड, अभी लिखा था, अगर आप उसको फिर से जाके देखोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जिस रिजल्ट से रिलेटेड। इसमें तो आप देखोगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, इफ f ऑफ -1 to r इज कंटिन्यूअस बाउंडेड देन f इज यूसी, ऐसा कुछ नहीं होता। इफ f ऑफ -1 to r इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस देन f इज बाउंडेड। ध्यान रखना ये वाला देखो, f ऑफ -1 to 1 डोमेन है r में, और बोला है f इज यूसी है। हमने बोला था यूसी जो होता है बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट पे मैप करता है, अगर कोई सेट बाउंडेड है तो ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पास, तो f इज क्या हो जाने वाला है, बाउंडेड होने वाला है। अगर f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है देन f क्या होगा, यूसी होगा। f ऑफ -1 से r में अगर मैपिंग है तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, मींस ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया इसका। बाकी इनकरेक्ट कैसे हुए उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए में आते हैं। ए ऑप्शन बोल रहा है कि अगर f ऑफ
-1 to 1 r है, r से क्या है, कंटिन्यूअस है प्लस बाउंडेड है। अगर कंटिन्यूअस है बाउंडेड है तो इंप्लाइज करेगा यूसी को, एफ इज यूसी, जरूरी नहीं है। कब यूसी इंप्लाइज करता है, कंटिन्यूअस प्लस बाउंडेड प्लस क्लोज्ड। अगर ये क्लोज्ड होता मतलब ये कॉम्पैक्ट होता, बाउंडेड प्लस क्लोज्ड क्या होता है, कॉम्पैक्ट, तो एफ कॉम्पैक्ट होता, कॉम्पैक्ट सेट पे कंटिन्यूअस होता तो ये क्या हो जाता, यूसी होता। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है। आप एक एग्जांपल ले लो, फर्स्ट के लिए एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल, जैसे आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लो साइन 1/1 माइनस एक्स, ठीक है, कंटिन्यूअस है, बाउंडेड है -1 से 1 में, बट नॉट यूसी, यूसी नहीं है। क्यों यूसी नहीं है, अभी आप रिजल्ट रिकॉल करो, ए बी से बी में मैंने बोला था, ए बी से बी में आर में अगर कोई फंक्शन है अगर यूसी है तो इफ एंड ओनली इफ क्या होता था, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो इसमें देखोगे एट 1 पे जब लिमिट एग्जिस्ट कराने जाओगे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब ये यूसी नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इफ एफ ऑफ 0 to 1 आर इज डिफरेंशिएबल देन ई यूसी, सेम चीज, डिफरेंशिएबल है, ये कंटिन्यूअस है, हाँ सेम चीज काम कर जाएगा, ठीक। यहां से ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, सेम काम चीज करवा सकते हो। 0 से 1 में डिफरेंशिएबल अगर होना तो डिफरेंशियबिलिटी डजंट इंप्लाइज यूसी, अगर आर से आर भी होता ना तो डिफरेंशियबिलिटी यूसी को, डिफरेंशियबिलिटी डजंट इंप्लाइज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी डजंट इंप्लाइज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक। और ये सब इंप्लाइज नहीं करता यूसी को, अगर कंटिन्यूअस हो गया तो यूसी होगा, डिफरेंशिएबल हो गया तो यूसी होगा। बाउंडेड डजंट इंप्लाइज यूसी, बाउंडेड यूसी, बाउंडेड हो गया तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, ये सब इंप्लाइज नहीं करते, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। इफ एफ ऑफ -1 to r इज यूसी देन एफ इज डिफरेंशिएबल, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस डजंट इंप्लाइज डिफरेंशियबिलिटी, मतलब दोनों है, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो यूसी होना जरूरी नहीं है, यूसी है तो डिफरेंशिएबल भी होना जरूरी नहीं है, तो यहाँ से ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो 12 का ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, सारे क्वेश्चंस खत्म हुए, 8 क्वेश्चंस हुए फर्स्ट पार्ट में, 12 क्वेश्चन हुए हैं अप्रॉक्स सेकंड पार्ट में। एक आध दो क्वेश्चन जो भी अभी देखूंगा मैं पेपर में क्या क्वेश्चन रह जा रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बचे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन से क्वेश्चन हैं, और भेज भी सकते हो, हमारे हमको क्वेश्चन को मेल कर सकते हो, मेल ID हमारे चैनल पे मेंशन है। तो आप क्या करो, कंटिन्यू बनाते रहो क्वेश्चंस को, वीडियो को देखते रहो, काफ़ी हेल्पफुल होगी लेक्चर्स के लिए आपको एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।